हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिराज और स्वागत है आपका किताबी गपशप में। आज जिस किताब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है चित्रलेखा, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। ये किताब अभी मैंने कुछ ही दिन पहले पढ़कर ख़त्म की है और ये काफ़ी छोटी किताब है, सिर्फ 200 पेजेस मात्र हैं इसमें। और 200 पेज भी नहीं, एक्चुअली इसमें 180 या 170 ही होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी जगह पर जहाँ पर से एक नया चैप्टर शुरू हुआ है तो वहाँ पर ऐसे फ़ोटो से बना हुआ है, तो उस पर इतना सा ही पार्ट है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 170 180 यानी 170 180 पेजेस ही इसमें होंगे और फॉन्ट भी बड़ा है। तो ये किताब बेसिकली बहुत छोटी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, क्योंकि ये कहानी तो है, एक उपन्यास तो है, पर इसमें दर्शन की बात की गई है। इसमें बहुत सी जगह पर तर्क वितर्क हैं, तो ये आपको बहुत सी नॉलेज देती है, बहुत सा ज्ञान देती है। ओके, तो पहले इस किताब के बारे में थोड़ा सा इसकी समरी की बात कर लेते हैं कि इसमें है क्या। एक गुरु के पास उनके दो शिष्य आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें बताइए कि पाप क्या है। गुरु कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, और ये अनुभव से सीखने वाली, अनुभव से समझने वाली चीज़ है। तो तुम लोग एक काम करो, समाज में जाओ और समाज में जाके अनुभव से सीखो कि क्या है पाप और क्या है पुण्य। तो वो अपने एक शिष्य को एक योगी के पास और एक शिष्य को भोगी के पास भेजते हैं। तो जो भोगी होता है, यानी कि भोग विलास करने वाला जो इंसान होता है, उसके पास एक नृत्यकी रहती है जिसका नाम चित्रलेखा होता है। अच्छा, जब ये किताब मैंने पढ़ना शुरू की थी या पढ़ने से पहले मेरे दिमाग में एक ये चीज़ थी कि नर्तकी के बारे में है, अगर ये कहानी चित्रलेखा के बारे में है तो, और जिस ज़माने की ये कहानी है, तो इसमें क्या ही होगा, मतलब एक स्त्री को लेकर क्या कहानी गढ़ी गई हो सकती है, और वो भी एक नर्तकी पर। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने जाना कि जैसे आज के टाइम में कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन, तो चित्रलेखा ब्यूटी विद ब्रेन है। उसे दर्शन की समझ है, उसे धर्म की समझ है, उसे समाज की समझ है, उसके अंदर दिमाग है जिसको वो यूज़ करना, प्रयोग करना जानती है। उसे किसी आदमी के बताए रास्ते पर चलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चित्रलेखा के अलावा भी इसमें बहुत से पात्र हैं जिनके मिलने से ये कहानी पूरी गठित होती है, जिसमें सबसे पहले है वो भोगी जिसके पास नृत्य की चित्रलेखा रहती है, जिसका नाम है बीजगुप्त। फिर एक योगी है जिसके पास एक शिष्य को भेजा गया है, उसका नाम है कुमारगिरी। और दोनों शिष्यों के नाम है श्वेतांग और विशाल देव। तो इन सारे लोगों के मिलने से एक पूरी कहानी घटित होती है, और इस कहानी में आपको बहुत सी जगह पर दर्शन यानी कि फिलॉसफी सुनने को मिलती है। ऐसा कहा जा सकता है कि इनकी जो बातें हैं, इनकी जो वार्तालाप है, आपस में जो बात हो रही है, उन बातों को आप कई बार पढ़ सकते हैं, और मैं भी दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि उन बातों में ही फिलॉसफी छुपी हुई है। वो लोग आपस में जो तर्क वितर्क करते हैं, जो डिबेट करते हैं, जो बहस करते हैं, जो एक दूसरे को सवाल जवाब देते हैं, वो सब इतना प्रभावशाली है कि आप उसको दोबारा पढ़ा, मैंने पढ़ते टाइम भी उसको दोबारा पढ़ा है, मैंने कई कन्वर्सेशंस को रिपीट रिपीट करके पढ़ा है, और मैं इसको दोबारा पढ़ना चाहूँगा। इस पूरी किताब को एक बार समझना मुश्किल है, एक बार में समझना मुश्किल है, तो मैं इसको दोबारा कभी और भविष्य में पढ़ना चाहूँगा। हालाँकि मैं कोई भी किताब या मूवी सीरीज़ किसी की भी मैं बात करूँ तो मैं दोबारा ना देख पाता हूँ, मैं दोबारा पढ़ पाता हूँ। आई डोंट नो, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, आई डोंट नो व्हाट इज़, बट मैं इस किताब को दोबारा पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बार में समझ में आ जाने वाली किताब नहीं है। इट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, स्टोरी तो समझ में आ जाती है, पर स्टोरी की जो गहराई है कि जिस कैरेक्टर ने किया वो क्यों किया, उसका पीछे उसका क्या रीज़न था। अच्छा, अब बात करें अगर कि इसमें मुझे क्या अच्छा लगा या क्या बुरा, तो अच्छाई तो सबसे ज़्यादा, जो सबसे अच्छी बात है, जो मुझे फ़िल्मों में भी जो सबसे ज़्यादा चीज़ आकर्षित करती है, वो है उसके डायलॉग, एक संवाद, कि उसमें क्या डायलॉग बोले जा रहे हैं, क्या संवाद हैं। और इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो कन्वर्सेशंस हैं, जो वार्तालाप हैं, जो बातचीत है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। वही इसकी आप कह सकते हैं आत्मा है, इस किताब की आत्मा ही इसमें जो बातें की गई हैं वो हैं। तो इसमें जो बातें हुई, इसमें जो तर्क वितर्क हुआ है, वही सबसे अच्छी, इसकी सबसे पावरफुल चीज़ है। और दूसरी चीज़, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, वो कोई भी ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्टली एकदम अच्छा है, कोई या बहुत बुरा है, कोई विलेन है, नहीं, ग्रे शेड्स हैं। तो ये एक अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि ये 1934 की आई थिंक किताब है, ये बहुत पुरानी किताब है, और उस टाइम पर ग्रे शेड्स में लिखे हुए जो कैरेक्टर हैं, आज के टाइम में मतलब कि आप फिल्मों में देखेंगे तो ज़्यादातर ग्रे शेड देखने को मिलते हैं, सीरीज़ में देखें क्योंकि आज वो फैशन हो गया है, बट इतनी पुरानी किताब में ग्रे शेड कैरेक्टर पढ़ना अपने आप में एक अच्छा अनुभव था। ओके, अब मैं बात करूँ अगर इसमें मुझे क्या बुरा लगा, वेल, मैं बहुत छोटा हूँ इसमें कोई भी कमी निकालने के लिए, तो इसकी मैं कोई बुराई नहीं कर सकता। अ, पर मैं हाँ इतना कहना चाहूँगा कि मैं इसे मुझको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये कमी नहीं है, ये तो ऑब्वियसली अच्छाई ही है, लेकिन हाँ, मुझे इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसको पूरी तरह से समझने के लिए, क्योंकि शायद मेरा अभी इतना अनुभव नहीं है, मेरी इतनी अभी आयु नहीं है कि मैं इस किताब को पूरी तरह से एक बार पढ़कर समझ पाऊँ। नहीं। और हाँ, और एक जो अच्छी बातों में एक चीज़ रह गई कि इसकी भाषा, ओ भाई साहब, ऑसम, मतलब इसमें जो हिंदी यूज़ की गई है ना, बहुत ही बेहतरीन। मैं भूल गया था कि हिंदी कितनी अच्छी भाषा है, इतनी सुंदर भाषा है।
और आज इसको पढ़कर इसको मुझे समझ में आया कि मैं क्या मिस कर रहा था। पिछले 1 साल से आई थिंक मैंने कुछ हिंदी नहीं पढ़ा था। मैं बहुत टाइम बाद मैंने कुछ हिंदी पढ़ा, पढ़कर मज़ा आ गया। अगर आप हिंदी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ अच्छा हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बढ़िया साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो आपको चित्रलेखा ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप फ़िलॉसफ़ी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, प्रेम में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, रिलीजन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, ये सारी बातें इसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत छुई गई हैं, तो उन सब के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं तो आप इसकी भाषा के लिए तो इसे पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि इसकी भाषा बहुत ही, मैं नहीं कहूँगा सरल, कठिन है, बिल्कुल कठिन है। मुझे भी कई जगह पे शब्दकोश का इस्तेमाल करना पड़ा था, बट पर बहुत ही सुंदर भाषा है। जब आप उसको अगर आप समझते हैं, अगर आपको हिंदी आपने इंटर तक भी हिंदी पढ़ी है ना, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं पे शब्दकोश की ज़रूरत होगी, बट मज़ा आ जाएगा आपको इसको पढ़कर। मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। तो एक जगह पर चित्रलेखा एक शिष्य से कहती है मुझे प्यास लगी है। वो कहता है कि पानी ला कर दे देता हूँ। वो पानी ला के दे देता है। तो वो कहती है चित्रलेखा की श्वेतांग तुम निरे बालक हो। श्वेतांग चित्रलेखा के इस व्यंग को ना समझ सका। देवी कौन सी भूल हुई। इस बार चित्रलेखा जोर से हंस पड़ी। श्वेतांग तुम अब भी नहीं समझ सके। पिपासा तृप्त होने की चीज़ नहीं है। आग को पानी की आवश्यकता नहीं होती, उसे घृत की आवश्यकता होती है, जिससे वो और भड़के। जीवन एक अविकल पिपासा है। उसे तृप्त करना जीवन का अंत कर देना है। मुझे जल की आवश्यकता नहीं, मुझे मदिरा चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिपासा तृप्त होने की चीज़ नहीं है, यानी कि प्यास बुझने की चीज़ नहीं है। लाइफ में कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। लाइफ में कुछ ना कुछ एक एम होना ज़रूरी है, एक खोज होना ज़रूरी है, एक तलाश होना ज़रूरी है। अगर कुछ नहीं है तो जीवन का अंत है वो, और कुछ नहीं। ओके, तो मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में, किसी और बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड डू चेक दिस आउट।